आनंदपुर का व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां के सभी लोग खेती किया करते थे। गांव बहुत छोटा सा था और उसमें गिनचने ही घर थे। गांव में यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। इस गांव में सुखलाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जो गांव के लोगों से कम दामों पर अनाज खरीदकर शहर में ज्यादा दामों पर बेच देता था। एक दिन सुखलाल का बेटा विकास अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने सुना है कि बगल के गांव में एक अच्छी जमीन कम दामों में मिल रही है। मैं सोच रहा था कि आप भी उस जमीन को देख लें। वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हो चुके हैं, तो और जमीन हमें खरीद लेनी चाहिए। जितनी ज्यादा जमीन होगी, उतना ही हमारा दबदबा इस गांव में बना रहेगा और मुनाफा भी ज्यादा होता रहेगा। इसीलिए तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। सुखलाल हंसता है। बेवकूफ कहीं के। अगर सारी की सारी जमीन हम ले लेंगे तो क्या तुम उसमें अनाज उगाने जाओगे? हमारा काम है व्यापार करना, न कि जमीन खरीदकर उस पर मेहनत करना। मेहनत किसान करेंगे, हम नहीं। उन्हें मेहनत करने दो और फसल उगाने दो, और सारी फसल आकर हमें बेचने दो। तभी हम मुनाफे में रहेंगे। पिताजी, आपने तो उनकी दुखती नस पर हाथ रखा हुआ है। एक तो वो बेचारे सीधे शहर जाकर अपना अनाज बेच नहीं सकते, बीच में इतनी बड़ी नदी जो पड़ती है, और उसी का फायदा उठाकर आप उनसे कम दामों में अनाज खरीद लेते हैं। विकास ने कहा, ये सब कब तक चलता रहेगा? वो तो मुझे नहीं पता, सुखलाल बोला, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये चलता रहेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई इतनी बड़ी नाव खरीद पाएगा कि उसमें वो अपना पूरा अनाज डालकर नदी पार करवा सके। और नाव सिर्फ मेरे पास है, और इस चीज का फायदा तो मैं हमेशा उठाता रहूंगा। लेकिन पिताजी, वो नाव हो तो आपकी भी नहीं है, वो तो सरकार ने ही दी थी। सुखलाल ने कहा, यह बात किसी को पता चली तो कैसे पता चलेगी? सरकार ने नाव के साथ सरकारी आदमी भी तो दिया था, और वो आदमी हमारा ही गुलाम है। हर महीने मैं उसे पैसे देता हूं, वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। किसानों की निराशा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दो लोग, रामू और कालू, अपने खेत में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस बार फसल तो बहुत अच्छी आई है, रामू बोला। हाँ भाई, फसल तो अच्छी आई है, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सुखलाल व्यापारी हमें इसके आधे ही दाम देने वाला है। कालू ने निराशा से कहा। हो सकता है भाई कि वहां बहुत ज्यादा दाम मिल रहे हों, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतनी बड़ी नदी पार करके इतना सारा अनाज तो शहर नहीं ले जा सकते। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम इतनी बड़ी नाव खरीद सकें। इसीलिए जो सुखलाल व्यापारी हमें दे रहा है, उसी में ही खुश रहना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन गांव का पटवारी धर्मपाल सुखलाल के यहां आता है और बोलता है, सुना है आजकल बहुत पैसे छाप रहे हो, थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी कर दो। आजकल सरकार बहुत कम पैसा देती है, उसमें गुजारा हो नहीं पाता, और मुझे लगता है कि अब आपको भी मेरे पैसे बढ़ा देने चाहिए। आपका इतना बड़ा राज मैंने कितने सालों से छुपा रखा है। देखो पटवारी, जितना बनता है उतना मैं तुम्हें हर महीने दे देता हूं। इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे करना भी मत, सुखलाल ने अहंकार से कहा। और तुम ये भी तो जानते होगे कि मेरी पहचान कहां तक है। तुमने अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरा पटवारी मंगवा लूंगा। तुम तो जानते ही हो ना, मैं ये कर सकता हूं। तो इससे अच्छा है कि तुम्हें जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। देखो सुखलाल जी, अब तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली, अब तुम भी मेरी बात सुनो, धर्मपाल ने जोर देकर कहा। आज तुम्हारे पास जो कुछ है ना, मेरे खामोश रहने की वजह से है। जरा सोच कर देखो, अगर मैंने मुंह खोल दिया ना, तो गांव का एक भी आदमी तुम्हारे पास अनाज नहीं बेचेगा। और वो नाव जो तुमने झूठ बोलकर लोगों से कहा है कि तुम्हारी खुद की है, वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। सोच लो, अगर मैं मुंह खोला तो तुम्हारा क्या होगा? आज तुम्हारे पास जितनी भी रकम है
या फिर जितनी भी कमाई तुमने की है, सरकार तुमसे वो सब छीन लेगी और ऊपर से तुम्हें सजा भी मिलेगी, वो अलग। तभी अचानक वहां मदन नाम का एक आदमी आता है। सेठ जी, ये पैसे रख लीजिए। आज जो अनाज मैं शहर बेचने गया था, ये उसी के बदले मिले हैं। इतने सारे पैसे देख पटवारी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह और भी लालच में आ जाता है। सेठ, इतना सारा धन, और मैं तुमसे तो थोड़ा बहुत ही बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। सोच लो सेठ, अगर तुम ऐसे ही धन कमाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी कीमत देनी होगी, वरना मैं तुम्हारी सारी पोल गांव वालों के सामने खोल दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूं। अगर 3 दिन में तुमने मेरे घर पर पैसे नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा। ऐसा बोलकर पटवारी वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद सुखलाल सेठ का लड़का विकास वहां आता है। पिताजी, ये पटवारी क्यों आया था और इतने गुस्से में जाते हुए दिखा? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये पटवारी नाम का कुत्ता आजकल जरा ज्यादा ही भौंकने लगा है। इसकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये कब हमें काट लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। बेटा, तुम अच्छी तरह से समझ गए होंगे तुम्हें क्या करना है। समझ गया पिताजी। मैं अभी कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसे रास्ते से हटा देता हूं। आप फिक्र मत करो। शायद वो पटवारी भूल गया हम लोग कौन हैं। वो पटवारी इसके बाद कभी नहीं भौंकेगा। मैं उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर सेठ का लड़का एक आदमी हीरा से मिलता है और बोलता है, तुम्हारे लिए एक काम है। हमारे गांव के पटवारी को रास्ते से हटाना है। याद रहे, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रहे, उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ, काम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी को खबर नहीं होगी। वो पटवारी आज के बाद किसी को नहीं नजर आएगा। उसी दिन शाम को हीरा पटवारी धर्मपाल के घर के अंदर घुस जाता है। पटवारी घबराकर बोला, अरे भाई, कौन हो तुम और ऐसे अंदर आ रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? क्यों रे पटवारी, आजकल बहुत जुबान खुलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें जितना मिल रहा है उतना कम है क्या? तुमने सेठ से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद तुम किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाओगे। आज तुम नहीं बचोगे। पटवारी यह बात सुनकर बहुत डर जाता है और बोलता भाई है, रुको रुको, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, मुझे मारने के लिए तुम्हें सेठट्स ने कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उससे दुगने पैसे दूंगा। तुम्हें पता है, सेठ जी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पूरे 1,000 रुपए दिए हैं। तुम 1,000 रुपए की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें लाखों दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? जैसे तुमने सेठ जी का साथ दिया, वैसे ही तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यह सुनकर उस हीरा को लालच आ जाता है और वह पटवारी के साथ मिल जाता है और पूछता है, बोलो पटवारी, क्या करना होगा? पटवारी सारी योजना उसे बताता है। फिर हीरा सुखलाल के पास जाता है और झूठ बोलता है। सेठ जी, मैंने आपका काम कर दिया। शाबाश हीरा, ये लो तुम्हारे 100 रुपए। सुखलाल ने कहा। लालच के कारण उसने 10,000 रुपए की बजाय कम दिए। हीरा वहां से 100 रुपए लेकर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुखलाल का लड़का विकास शहर किसी काम से गया हुआ होता है। उसी रात सुखलाल अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई देती है। वह सुनकर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पटवारी धर्मपाल उसके सामने ही खड़ा होता है। सुखलाल डरी हुई आवाज में बोला, अरे पटवारी,
तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके थे ना? तुम जिंदा कैसे बच गए? हाँ, मैं जिंदा हूं। तुम्हें क्या लगा मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी। सुखलाल, तूने आज तक बहुत पाप किए हैं। आज तुम्हें इस सब की सजा मिलकर रहेगी। आज मैं तुम्हें इस दुनिया से मुक्त करने वाला हूं। तभी सुखलाल के पीछे से हीरा आता है और सुखलाल पर चाकू से वार करने लगता है। सुखलाल वहीं गिरकर मर जाता है। हीरा और पटवारी दोनों मिलकर सुखलाल के घर का सारा सामान लूट लेते हैं और सेठ के घर से बाहर निकल जाते हैं। चुपचाप वहां से जा रहे होते हैं, तभी गांव का एक आदमी प्रमोद वहां आ जाता है और बोलता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उससे तुम्हें क्या? उससे तुम्हें क्या? तुम अपने कान से काम रखो और निकलो यहां से। तुम्हें पता नहीं, हम सुखलाल जी के आदमी हैं। हाँ, वो सब ठीक है कि तुम सुखलाल जी के आदमी हो, लेकिन मुझे दिखाओ तुम इस पोटली में भरकर क्या ले जा रहे हो? हीरा प्रमोद को सारी बातें बता देता है और बोलता है, देखो, हम तुम्हें उन लुटे हुए पैसों में से थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। क्या? ये तुम दोनों क्या किया? तुम दोनों ने सुखलाल जी को मार दिया, यानी कि तुम यहां से खून करके भाग रहे हो, और ऊपर से तुम मुझे अपने इस जुर्म में शामिल करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे इस काम में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को जगाता हूं और सारी बात बता देता हूं। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। और ऐसा कहकर प्रमोद चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वालों को बुलाने लगता है। अरे, चाल तो हम पर ही उल्टी पड़ गई। ये तो ईमानदार निकला। अब क्या करें? हीरा ने पूछा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बस मेरा साथ देना। गांव वालों के सामने जो मैं कहूं, बस तुम हाँ में हाँ मिला देना। गांव वाले वहां आ जाते हैं और पटवारी गांव वालों से कहता है, देखो देखो गांव वालों, ये आदमी सुखलाल जी के घर पर चोरी कर रहा था। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। यह सुन प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। तू क्या कह रहा है पटवारी? चोरी मैंने नहीं, तुम करके भाग रहे थे। तुझे शर्म नहीं आती? सुनो गांव वालों, इतना ही नहीं, बल्कि इसने सुखलाल जी को बुरी तरह से घायल कर दिया है। मैं अभी सुखलाल जी की हालत देख कर आ रहा हूं। ये यहां से भाग रहा था, तभी हम दोनों की नजर इस पर पड़ी और हमने इसे रोक लिया। झूठ, सरासर झूठ। ये मैंने नहीं किया है। गांव वालों, मेरा यकीन करो, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ये सब इन दोनों ने किया है और मैंने इन्हें पकड़ा है, प्रमोद ने चिक कर कहा। हम दोनों भी सुखलाल के आदमी हैं और उनके बहुत वफादार हैं। हम भला उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? सारा गांव जानता है कि हम दोनों कौन हैं। तेरी झूठी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, पटवारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। गांव वाले भी प्रमोद की बातों पर यकीन नहीं करते और प्रमोद को शक की नजरों से देखने लगते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी ने कहा, सुखलाल जी का बेटा विदेश गया हुआ है। उसे लौटने में बहुत समय लग जाएगा। उनका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। पटवारी और हीरा की बात मानकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है। सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया है। बस प्रमोद, बहुत हो चुका है। तुम लालच में इतने गिर जाओगे कि तुमने सुखलाल जी की हत्या कर दी, और फिर भी तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म नहीं बची है। अब हम भी तुम पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। तुम्हें इस बात की सजा मिलकर ही रहेगी। सरपंच ने कठोर फैसला सुनाया। पंचायत ये फैसला करती है कि तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया जाएगा। और तो और, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं।
आज के बाद गांव का कोई भी आदमी तुमसे किसी भी तरह का कोई मेल जोल नहीं रखेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा और कोई तुम्हें काम भी नहीं देगा। प्रमोद पूरी तरह से टूट जाता है। प्रमोद और उसकी पत्नी शारदा को धक्के देकर घर से निकाला जाता है और उसकी जमीन भी उससे छीन ली जाती है। दोनों गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आखिर हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं शारदा, मैं भी यही सोच रहा हूं। जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे किस बात की सजा मिल रही है। कभी कभी तो लगता है ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर मैंने नेकी का रास्ता छोड़ उनका साथ दे दिया होता तो मुझे आज बहुत सारे पैसे भी मिल जाते, लेकिन पता नहीं मेरी मति मारी गई थी, जो मैं भलाई के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठा। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे एक झोपड़ी बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। खाने के लिए प्रमोद को चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी उसे काम नहीं देता। एक दिन उनके घर एक बाबा आते हैं। भिक्षान देहि। बाबा, मैं आपको क्या ही भिक्षा दूं, जबकि खुद मेरे भिक्षा मांगने के दिन आ गए हैं। मुझे देखते ही लोग दरवाजे से भगा देंगे। मेरी हालत ऐसी हो गई है। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं बाबा, निर्दोष होने के बावजूद मुझे इतनी कठोर सजा मिल रही है। मैं उस बात की सजा काट रहा हूं बाबा, जो अपराध किया ही नहीं। बाबा, क्या ईमानदारी की सजा ऐसी मिलती है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। किसी और के गुनाह की सजा तुम्हें कदापि नहीं मिल सकती। तुम्हारी सोच गलत है। तुमने जरूर कुछ गलती की होगी, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन बाबा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं निर्दोष हूं। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, ईश्वर से कभी भी गलती नहीं होती। गलती तो हम इंसान ही करते हैं और हमारी गलती की सजा ही हमें मिलती है। ईश्वर कभी किसी को सजा देते ही नहीं, हमारे ही कर्म हमें सजा देते हैं। तुम्हारे द्वारा ही कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। अगर आज तुम्हें लग रहा है तुम निर्दोष हो, तो याद करो, कहीं तुमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिसकी सजा तुम्हें आज तक ना मिली हो और तुम बच गए हो। याद करो और हमें बताओ, और हां, सच्ची सच्ची बताना। प्रमोद गहरी सोच में पड़ जाता है और 6 साल पहले की बात याद करता है। प्रमोद और उसका दोस्त कमल जंगल के रास्ते से शहर की ओर जा रहे होते हैं। कमल ने कहा, यार, चलते चलते बहुत थक गया हूं। थोड़ी देर आराम कर लें क्या? प्रमोद ने कहा, हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यार, खेती में इतनी कमाई हो नहीं पाती, इसलिए मजबूरन शहर की ओर जाना पड़ रहा है। पता नहीं मेरा सपना कब सच होगा। मेरा सपना है, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूं। मेरा भी सपना बिल्कुल तेरे ही जैसा है। एक काम करते हैं, सामने देखो, एक घर दिखाई दे रहा है। वहां जाकर पानी मांगते हैं, बहुत प्यास लगी है। फिर दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। वह बूढ़े बाबा पैसे गिन रहे होते हैं और उन पैसों में कुछ गहने भी होते हैं। उस घर में जाकर कहते हैं, सुनिए बाबा, हम यहां से गुजर रहे थे। हम दोनों को बहुत प्यास लगी है। क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? यह देख प्रमोद और कमल की आंखें उन पैसे और गहनों पर टिक जाती हैं और उनके मन में लालच जाग जाता है। फिर भी दोनों योजना बनाते हैं कि इस सारे धन को हम लूट कर ले जाते हैं। प्रमोद को उसके इसी कर्म की सजा मिल रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही रोचक स्टोरी के साथ।